Hello students, today we will discuss about some important laws of thermodynamics. हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को डिस्कस करेंगे. इसमें फर्स्ट लॉ है हमारा जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देन वी विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो जेरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आपका थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ भी होता है बट वो अभी आपके लेवल पे, आपके सिलेबस में नहीं है. तो जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? According to Zeroth law of thermodynamics, if two bodies are in thermal equilibrium with third body, means ये कंसिडर करें दो बॉडी, हमारे पास बॉडी A एंड बॉडी B है एंड बॉडी A का टेम्परेचर C के इक्वल है. टेम्परेचर ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू दी टेम्परेचर ऑफ बॉडी C एंड आपका बॉडी B का भी टेम्परेचर C के इक्वल है. टेम्परेचर ऑफ बॉडी B इज इक्वल टू दी टेम्परेचर ऑफ बॉडी C. देन these two bodies A and B also will be in thermal equilibrium. मीन्स अभी ये जनरल सी बात है, ये तो होगा ही होगा. अगर आपका A का टेम्परेचर C के इक्वल है और B का भी टेम्परेचर C के इक्वल है, देन A और B का भी आपस में टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा एंड इट इज़ नोन एज जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक सा लॉ है कि अगर आपका A का टेम्परेचर C के इक्वल है, B का टेम्परेचर भी C के इक्वल है, तो इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ A विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ B. तो यही आपका जेरोथ का फर्स्ट लॉ है. नाउ वी विल डिस्कस जेरोथ का, इट इज जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ना अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें समझ में आना चाहिए. दैट इज इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन क्या होता है. तो देखिए पहली बात तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है. एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होगा, मान लीजिए कोई आपका कोई भी कंटेनर है, इसमें कोई भी आपकी गैस है या फिर कोई भी लिक्विड है. तो सबसे पहली बात इनके कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ प्रेशर होगा, इनका वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा. क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कौन कौन से हैं आपके? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. यानी कि सिर्फ यही हैं, और भी टर्म्स हैं बट अभी आप जनरली इनको लेके चलिए कि कोई भी गैस है या कोई भी लिक्विड है, इसका कुछ टेम्परेचर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ इसका प्रेशर है. ठीक है, तो अगर आपके P, V, T ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं और जिसका कुछ वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब क्या है, ये मिलके क्या बनाते हैं, आप एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाते हैं. अब इस सिस्टम में क्या होता है, अगर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहते हैं कि मान लीजिए कि इस सिस्टम को हमने एक्सटर्नल हीट दिया dQ. क्या दिया? इस सिस्टम को हमने एक्सटर्नल हीट दिया, क्या दिया? dQ दिया. अब आप हीट दोगे तो पहली बात मान लीजिए कि आप वाटर को बॉईल कर रहे हो गैस पर आपने स्टोव पर आपका वाटर बॉईल हो रहा है और आपका क्या हुआ, आपने कुछ एक्सटर्नल आपने हीट दिया. अब एक्सटर्नल हीट देने पर क्या होता है, आपका इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है. मीन्स टेम्परेचर में चेंज आएगा. मीन्स आपका पहली बात से बात क्या हो जाएगा, देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर. व्हेन टेम्परेचर में चेंज जब आता है तो मीन्स आपके वहाँ पर उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है. क्या आता है? उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है. इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी गैस है या लिक्विड है या फिर वाटर को बॉईल करो तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सिस्टम है, जो भी आपका कंटेनर में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका सिस्टम है, उसकी जो खुद के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. अगर ये वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम. तो अगर आपका क्या हुआ, जब आपका एक्सटर्नल आपने हीट दिया तो पहली बात क्या हुआ, सबसे पहले तो आपका क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ एंड टेम्परेचर में चेंज होगा तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा. इंटरनल एनर्जी में चेंज मीन्स मान लीजिए कि आपका DU हो गया. क्या हो गया? DU हो गया है. पहले आपके ऑब्जेक्ट्स की, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी U1 थी, बाद में इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, U2 हो गया. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा. माइंड में चीज बैठा लीजिए, शायद नोट्स में आपको इस तरह से पॉइंट्स नहीं दिए रहेंगे तो समझ लीजिए इसको अच्छे से. आपका इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. टेम्परेचर जैसे ही आपका एक्सटर्नल आपने हीट दिया, स्टोव के थ्रू आपका हीट गया, एक्सटर्नल आपने हीट दिया तो आपके वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा.
जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, एनर्जाइज हो गए। वाटर के मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज हो गए। पहले जो मान लीजिए कि उनकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, अब उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, U2 हो गई है। ये समझ में आया। अब इंटरनल एनर्जी पहले तो इंक्रीज होती है, पहले पानी क्या होता है, वाटर क्या होता है, बॉयल होना, गर्म होना स्टार्ट होता है, उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है। उसके बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, वर्क होता है, देयर विल बी वर्क, एंड दैट इफ दैट वर्क इज DW। मान लीजिए पहले जो आपका ऑब्जेक्ट था, सिस्टम जो था, उसका वॉल्यूम क्या था, V1 था। अब फाइनली आपने इस पर क्या किया, इसको हीट दिया या फिर जो भी किया, इस पर कुछ भी सिस्टम पे आपने ऐसा कुछ किया कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया, अब V2 हो गया है। पहले वॉल्यूम कितना था इसका, V1 हो गया, अब वॉल्यूम क्या हो गया है, V2 हो गया है। अब V2 आपका V1 से ज़्यादा भी हो सकता है, V2 आपका V1 से कम भी हो सकता है। मीन्स आपका अगर V2 आपका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा देन वो आपका एक्सपेंशन का केस हो गया, और अगर आपका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा तो वहाँ पे आपका कंप्रेशन वाला केस हो गया। तो आपका ये V2, मैंने यहाँ पे V1 ऊपर V2 ऊपर बनाया, तो ये नहीं कि V2 ऊपर ही होगा, V2 आपका नीचे भी हो सकता है। हो सकता है कि वॉल्यूम क्या करे, आपका डिक्रीज करे। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंशन का केस हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो कंप्रेशन वाला केस हो जाएगा। मीन्स अब आपके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो वॉल्यूम में चेंज आया तो मतलब कि आपने क्या किया, कुछ आपने काम किया, यू आर डूइंग सम वर्क। अगर पहले वॉल्यूम V1 था, अभी वॉल्यूम V2 हो गया है, मीन्स आपके सिस्टम पर क्या हुआ, कोई काम हुआ है, एंड इफ दैट वर्क डन इज DW। नाउ दैट W विल बी इक्वल टू दी PdV। अब ये DW विल बी इक्वल टू दी PdV कैसे आएगा, देखिए W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। आपको पता है P इक्वल टू फॉर्मूला होता है F/A। व्हेन P विल बी इक्वल टू द F/A देन F विल बी इक्वल टू PA। नाउ P इज प्रेशर और A इंटू डेल एक्स, एरिया इंटू आपका डेल एक्स मीन्स आप लेंथ मानिए, दैट विल बी वॉल्यूम, DV चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। मान लीजिए कि पहले सिस्टम का वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया है, देन चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू दी U2 माइनस U1, फाइनल DU विल बी इक्वल टू दी U2 माइनस U1, DW विल बी इक्वल टू दी P। प्रेशर है, प्रेशर मान लीजिए हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन आपका जनरली जो केस आएगा अभी आप कांस्टेंट लेके चलिए, ठीक है। अगर P कांस्टेंट है तो P V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब अगर आपका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपका एक्सपेंशन का केस हो जाएगा, एंड फाइनल वॉल्यूम आपका इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा, दैट विल बी कंप्रेशन का केस आ जाएगा। और इसी पे बेस पे वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है और वर्क डन आपका पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम के केस में क्या होगा, आपका वॉल्यूम क्या करता है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है, तो आपका DW आपका वर्क डन विल क्या होगा, अगर आपका V2 V1 से कम होगा तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स आप सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम पर काम हो रहा है, दैट विल बी वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये टर्म समझ में आ गए, DQ DU एंड DW। तो अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली transfer from, it can be only change from one form to another form। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सिस्टम को अगर अभी हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मेन क्या है, आपका ये वेरिएबल वर्क डन आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो आपके इस तरह कर्व बनेगा। देखिए आपका क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज होगा तो आपका इस तरह का PV कर्व बनेगा। प्रेशर आपका क्या है, वेरी कर रहा है, V भी आपका वेरी कर रहा है, तो आपका कर्व इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये जनरली ग्राफ है जो कि आपकी प्रेशर की वेरिएबल और कांस्टेंट स्टेट पे डिपेंड करता है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स energy cannot be created and cannot be destroyed, it can only change from one form to another form, one form to another form। तो हम ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारा सिस्टम है, उसको हमने एनर्जी DQ दिया है, तो सबसे पहला जो एनर्जी आपने दिया उस एनर्जी से क्या हुआ, सबसे पहले उस एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट के सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। मीन्स इस DQ जो आपने एनर्जी दिया तो कुछ पार्ट तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, एंड जो बचा हुआ पार्ट है वो सिस्टम
के सिस्टम पर वर्क करेगा या फिर सिस्टम के द्वारा वर्क होगा। इट विल बी सिस्टम बाय वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या फ़र्क है? वर्क डन बाय द सिस्टम में आपका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है एंड देन डब्ल्यू वर्क डन पॉजिटिव होता है। एंड इन केस ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम में वॉल्यूम डिक्रीज करता है, मीन्स ऊपर से आप सिस्टम पर कोई प्रेशर लगा रहे हो तभी आपका क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वो आपका कंप्रेशन का केस होता है और उसमें क्या होता है, आपका वर्क डन नेगेटिव होता है। एंड कुछ पार्ट ऐसा क्या हो जाएगा, आपका वर्क करने में यूज हो जाएगा। देन मीन्स आपका ये भी एनर्जी है, भी एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। डी क्यू डेल क्यू विल बी इक्वल टू द डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। इट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मीन्स अब एनर्जी क्या हुआ, कहीं आपका क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ है, नहीं हुआ है, क्रिएट हुआ है, नहीं हुआ है। जो एनर्जी दिया है वही आपका दो अलग अलग फॉर्म में क्या हो गया है, इसका यूज हो गया है। पहले तो जो एनर्जी दिया गया है उसने क्या किया, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद जो रेस्ट पार्ट है एनर्जी का वो यूज होगा वर्क करने में। तो यही जो आपका एनर्जी है ये दो फॉर्म में क्या हो गया, आपका यूज हो गया है सिस्टम पर। नाउ देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो ये तो हो गया कि अगर हमने सिस्टम को एनर्जी दिया तो वो एनर्जी आपका दो तरह से यूज होगा, फर्स्ट इंटरनल एनर्जी में, सेकंड आपका वर्क डन में, ठीक है। अब जब आप एनर्जी देते हैं और आपका ये पूरा प्रोसेस होता है तो उसको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोलते हैं। एंड ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आपके कई तरह के होते हैं। देयर आर मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। फर्स्ट इज आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। मीन्स अगर पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आपने हीट क्यू डी क्यू दिया, अगर आपने एक्सटर्नल हीट क्या दिया, डी क्यू दिया, फिर क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, और प्रोसेस जो पूरा प्रोसेस चल रहा है उसके दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है कि आप एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम को आप एनर्जी दे रहे हैं और आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो टोटल एनर्जी दिया है वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो गया, वो आपका इंटरनल एनर्जी के टर्म में ही स्टोर हो गया है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम आपका वर्क डन है, मान लीजिए पहले इसका वॉल्यूम V1 था, अभी वॉल्यूम में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है। W इक्वल टू क्या होता है, PdV। वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं रहा है, बट इज DV इज द चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में तो चेंज हो ही नहीं रहा है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, मतलब आपका वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया है। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल टू U प्लस W, मान लीजिए अगर आपका W 0 हो गया, इट मीन्स एक तरीके से वो DU होगा, सब चेंज के टर्म में है। देन दिस Q विल बी इक्वल टू द व्हेन W विल बी इक्वल टू 0, दिस Q विल बी इक्वल टू दी DU मीन्स आपका U2 माइनस U1। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, लेकिन सिस्टम में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं वो पूरा का पूरा सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो रहा है। एंड दिस काइंड ऑफ प्रोसेस नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस मीन्स आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। व्हेन प्रेशर विल बी कांस्टेंट तो आपका सिंपली आ जाएगा वी नो Q इक्वल टू DU प्लस DW एंड DW इज इक्वल टू क्या था, PdV। तो प्रेशर कांस्टेंट तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका Q विल बी इक्वल टू द U2 माइनस U1 प्लस PdV। ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स व्हेन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट एंड व्हेन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होगा, देखिए आपने सिस्टम को आपने एनर्जी Q दिया, सिस्टम को आपने हीट दिया Q, ठीक है, लेकिन सिस्टम में काम तो हो रहा है, उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, लेकिन सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर अगर पहले आपका T1 था, अभी भी इसका टेम्परेचर T1 ही है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपका टेम्परेचर पे किस टेम्परेचर पर ही क्या डिपेंड करता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब सिंपल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है मीन्स आपका जो U है, इंटरनल एनर्जी मीन्स U, अगर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो आपका ऑटोमेटिक इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देन दिस DU मीन्स U2 माइनस U1। अभी U2 माइनस U1 आया है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में तो चेंज हुआ ही नहीं है। जो फाइनेंशियल इंटरनल एनर्जी था वही आपका फाइनल इंटरनल एनर्जी है। वाई, बिकॉज इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, देन डेल U विल बी इक्वल टू 0 मीन्स जो आपका पूरा का पूरा एनर्जी दे रहे हो ये आपका क्या हो रहा है, अब वो वर्क करने में इसका इस्तेमाल हो रहा है, उसका यूज कहाँ हो रहा है, वर्क करने में हो रहा है।
जितनी भी आपने एनर्जी दिया, सिस्टम ने कोई भी एनर्जी, सिस्टम ने आपने जो भी एक्सटर्नल एनर्जी दिया, एक्सटर्नल हीट दिया, उसमें से सिस्टम अपने लिए कुछ भी यूज नहीं कर रहा है, वो पूरा का पूरा उसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहा है, वर्क के लिए कर रहा है। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स जब आपका एटमॉस्फेयर से कोई भी आपका हीट नहीं, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, व्हेन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट, कोई भी आपका हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, मीन्स डेल क्यू विल बी इक्वल टू 0 एंड व्हेन डेल क्यू विल बी इक्वल टू 0 देन दिस डी यू विल बी इक्वल टू दी माइनस जी डब्ल्यू। तो आपका क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन डी यू विल बी इक्वल टू दी माइनस जी डब्ल्यू, दैट मीन्स डेल यू विल बी इक्वल टू दी माइनस पी डेल वी। अब यहाँ पे मैंने दो एक्सप्रेशन लिखा है कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यह आपका आता है आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन होता है आपका पी वी इक्वल टू दी आर टी फॉर 1 मोल, और जब आपका टी कांस्टेंट हो जाएगा, आर कांस्टेंट होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका पी वी दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यहाँ पे गामा क्या होता है, गामा विल बी इक्वल टू दी सी पी बाई सी वी। अभी होता है सी पी एंड सी वी क्या होता है, गामा विल बी इक्वल टू दी सी पी बाई सी वी। गामा आपका सी पी और सी वी का रेशियो होता है। सी पी एंड सी वी क्या होता है, आपने स्पेसिफिक हीट पढ़ा हुआ है। Cp is the molar specific heat at constant pressure and Cv is the molar specific heat at constant volume. Cv, V means constant volume, P रिप्रेजेंट कर रहा है constant pressure। दोनों आपका मोलर स्पेसिफिक हीट है, बट आपका Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट है, एंड आपका Cp इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपका आइसोबैरिक प्रोसेस में आइसोबैरिक प्रोसेस में आपका स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट वो आपका सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो सीपी एंड सीवी का रेशियो है, दैट रेशियो नोन एज गामा, इसको गामा से इंडिकेट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, फर्स्ट इज कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेकंड इज क्लॉसेस स्टेटमेंट। देखिए कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसेस स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। कैल्विन प्लैंक ने ये स्टेटमेंट दिया सेकंड लॉ के लिए कि कोई भी बॉडी है, कोई भी आपका मशीन है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी मशीन टू कन्वर्ट कंप्लीट इनपुट, कंप्लीट हीट, जो आपको टोटल इनपुट में जो हीट दे रहे हो उसको वर्क में टोटल जितना कि आप टोटल जो आपका बात हुई थी, व्हेन इंटरनल एनर्जी del u will be equal to 0 then q will be equal to w, but in real life आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में बात हुई थी, इन रियल लाइफ इट इज़ इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी मशीन को जितना भी हीट दे रहे हो, जितना भी एनर्जी दे रहे हो, उस एनर्जी का पूरा उपयोग, पूरा का पूरा यूज़ वो वर्क करने में लगाए, वर्क में कन्वर्ट करें। सो अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, कि कोई भी ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है ऑपरेटिंग इन साइकिल्स दैट विल एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द रिजर्वर। रिजर्वर मीन्स कोई भी जहाँ से आप हीट ले रहे हो, एंड परफॉर्म एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, कि जितना का जितना उसने रिजर्वर से, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से उसने जितना का जितना हीट लिया है, उस हीट का पूरा यूज़ वो वर्क में कन्वर्ट करे। ये किसी भी मशीन के लिए इम्पॉसिबल है कि जितना का जितना आप उसे इनपुट दो वो उतना पूरा का पूरा आपको आउटपुट दे। फॉर एनी काइंड ऑफ मशीन इट इज इम्पॉसिबल, और ये आपका कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है ना। अकॉर्डिंग टू क्लॉसेस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सेल्फ एक्टिंग मशीन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सेल्फ एक्टिंग मशीन टू transfer heat from a cold reservoir to a hot reservoir, from a heat from a cold body to hot body। मीन्स कोई भी ऐसी मशीन नहीं है, कोई भी ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन मीन्स जिसमें आपने कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं किया है, एक्सटर्नल आपने कुछ अरेंजमेंट नहीं किया है, कोई भी ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है जो आपकी हीट का ट्रांसफ़र एक कोल्ड बॉडी से, एक कोल्ड रिजर्वर से हॉट बॉडी की तरफ करा सके। हमें पता है हीट का फ्लो कहाँ से होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। एंड क्लॉसेस ये स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं हो सकती है सेल्फ एक्टिंग जिसने कोई एक्सटर्नल कोई चीज़ ऐड नहीं किया है,
जो आपका हीट का ट्रांसफ़र एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ करा सके, जो एक कोल्ड रिजर्वर से हॉट रिजर्वर की तरफ आपके हीट का ट्रांसफ़र करा सके। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी मशीन। अब हम बात करते हैं मशीन की। यहाँ पे देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दोनों में मशीन की बात किया गया है कि किसी भी मशीन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो जितना का जितना एनर्जी उसको इनपुट में दिया जा रहा है और पूरे एनर्जी को वो आउटपुट में बदले या पूरी एनर्जी को क्या करे, वर्क में कन्वर्ट करे, ये किसी भी मशीन के लिए इम्पॉसिबल है। एंड दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी मशीन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो हीट का ट्रांसफ़र एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ करा सके विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। अब बात करते हैं हम हीट इंजन की बात करें। हीट इंजन क्या करता है, वो आपका हीट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में। जितनी मशीन्स होती हैं, हीट इंजन आपका क्या करता है, हीट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में करता है। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे हीट इंजन में हम 3 चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट लेके चल रहे हैं। एक हमारे पास सोर्स होता है, सोर्स का टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, जो कि आपका T1 क्या है, T1 विल बी ग्रेटर देन T2। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आपका जो हीट का ट्रांसफ़र क्या हो, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाए, इसलिए नहीं। तो सोर्स होगा, सोर्स हमेशा क्या होगा, आपका हायर टेम्परेचर पे होगा एंड सोर्स के पास हायर टेम्परेचर होगा तभी उसके पास एनर्जी होगा। तो मान लीजिए सोर्स से आपका हीट Q आपने मशीन ने लिया, अब मशीन ने क्या किया, वर्क डन W किया। मशीन ने टोटल हीट कितना था, मशीन ने सोर्स से हीट Q1 लिया, इस Q1 में से इसने क्या किया, कुछ पार्ट किया वर्क डन, इसमें से कुछ पार्ट वर्क करने में इस्तेमाल कर दिया। अब कुछ एनर्जी क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर में या फिर सिंक में क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि पूरे के पूरे इनपुट हीट का कंप्लीट वर्क डन में कन्वर्जन नहीं हो सकता है, कंप्लीट वर्क में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। देन Q1 कैन नॉट बी इक्वल टू W। तो आपका कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होता है, एटमॉस्फेयर पे रिजेक्ट होता है या फिर सिंक में जो आपका यूज़ नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी होता है ऐसा, एंड दैट इज़ Q2। तो Q2 जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, सिंक में भी वो वेस्ट जा रहा है। हो सकता है कि बाद में इसका इस्तेमाल किसी और तरह से कर लेंगे, फिलहाल इसमें तो आपका यही है कि सिंक में क्या करते हैं, सिंक में आप वेस्ट चीज़ को डालते हैं तो वही आपका जो कुछ एनर्जी क्या हो गया, वो आपका यूज़ नहीं हुआ है वर्क को करने में, वो रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी इज Q2। देन Q1 विल बी इक्वल टू दी W प्लस Q2। नाउ वी विल फाइंड एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या है, W। आउटपुट क्या है, W। मशीन है, मशीन से आप जो काम ले रहे हो उसका आउटपुट होगा। इनपुट क्या है, जो आपने सोर्स से जो मशीन ने अपना एनर्जी लिया, इनपुट क्या होगा, Q1। देन एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू W बाई Q1। नाउ व्हाट विल बी W, यहाँ से देखिए Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। W विल बी इक्वल टू द Q1 माइनस Q2। देन एफिशिएंसी ईटा विल बी इक्वल टू द Q1 माइनस Q2 बाई Q1। आप दोनों Q1 को Q1 बाई Q1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। देन एफिशिएंसी इज इक्वल टू दी 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। इसी के साथ हमारा यूनिट 8 कंप्लीट हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। In next video we will discuss unit 9, kinetic theory of gases. Thank you.